आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हमारी आज की पेशकश में बात एग्रीकल्चर यानी खेती के मैदान में कार्बन मार्केटिंग की। जी हां, आज पूरी दुनिया में कार्बन फार्मिंग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक खुशगवार रास्ता माना जा रहा है। बढ़ती हुई माहौलियाती परेशानियों और मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए खेती के नए तरीकों की ज़रूरत पैदा हो गई है। इस राह में कार्बन फार्मिंग दुनिया भर में खेती के मैदान में एक अहम तरीके के तौर पर उभरा है। तो क्या है कार्बन फार्मिंग, क्या है इसका तरीका और खेती में इसका कैसे हम इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं और अपनी आमदनी के एक नए रास्ते भी अपना सकते हैं, इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर महराज AS, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी और एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गोपाल सारंगी और कार्बन डेवलपर और सेलर मनीष डबकरा। हम आप सबका अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और एक खास बात, कार्बन मार्केटिंग के बारे में आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो वेलकम टू द स्टूडियो सर। सबसे पहले आपसे डॉक्टर महराज जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं आज कार्बन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर की, ये है क्या कॉन्सेप्ट? सारे देश के किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। कार्बन मार्केट इन एग्रीकल्चर जो है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है 1997 से, इसमें मोटा मोटा समझना है हमको किसान भाइयों को। तो हमको हमारी जो कार्य प्रणाली है खेती करने की, बुआई की, और जो नॉर्मल हम प्लोइंग करते हैं, जुताई करते हैं, इसमें बदलाव लाते हुए हमको शून्य जुताई करनी है। अल्टरनेट वेट डाइट मेथड होता है इसमें राइस में, जिसको सूखा और गीला मेथड बोलते हैं, वो करना है। और हमको कृषि वानिकी को स्वीकारना है, जैसे कि हर मेड़ पर पेड़ लगाना है। और बाकी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, जो कि कृषि पद्धतियाँ है, जिसको शासन ने, सरकार ने उसको मान्यता दी है, जो कि एक्सेप्टेड है पूरे देश में अपने अपने रीजन के अनुसार, इनको भी हमारे कृषि में उसको लाना है, अडॉप्ट करना है जी। तो इस कार्बन मार्केटिंग में क्या होता है कि देखा ये गया है कि दुनिया में जो पोल्यूशन इम्बैलेंस हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सारी दुनिया इस पर काम कर रही है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा ये आगे स्टेप लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए मिशन लाइफ एक प्रोग्राम दिया है। मिशन लाइफ को स्टार्ट करने वाले पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ही है। तो मिशन लाइफ हर सेक्टर में काम करता है, उसे एग्रीकल्चर में भी काम करता है। तो इस एग्रीकल्चर में कार्बन क्रेडिट किसान को कार्बन संवर्धन करना, संरक्षित करना, इसके द्वारा जो आय वर्जित होगी उसको कार्बन क्रेडिट इन एग्रीकल्चर कहते हैं। जी जी। डॉक्टर सारंगी, इस पॉलिसी को आपसे समझना चाहेंगे, किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई? बिल्कुल मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर जो है उसको देना चाहूँगा। पहले तो हमने कार्बन मार्केट का, जैसे सर ने बताया, हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है जी। तो 2005 से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पहले तो CDM था एंड उसके बाद हमारा वॉलंटरी कार्बन मार्केट था। दोनों काम कर रहे थे इनफैक्ट एग्रीकल्चर के लिए। और जो इवोल्यूशन उसका हुआ है देखेंगे, उसको आगे लेके अभी हम जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 डेवलपमेंट हुआ है। हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट में एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को नया रूप दिया जा रहा है, उसका अप्रूवल लास्ट जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ इंटरनेशनली बाकू में हुआ था नवंबर में, उसमें आर्टिकल 6 करके है, जो बेसिकली उसका 2 कंपोनेंट है। एक तो है CDM जो था मार्केट पहले, वो रिवाइज्ड होकर आर्टिकल 6.4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक नया इनोवेटिव स्कीम लाया है कि दोनों कंट्रीज को कोलैबोरेट करने के लिए आर्टिकल 6.2 है। बट उसको छोड़ के सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है अभी रिसेंटली इंडिया में, हमारा कंट्री में डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को हमने बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। हमने हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 में, उसको ड्राफ्टिंग किया जाता है। अभी 2023 में उसका रिवाइज किया गया है। कार्बन मार्केट को, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को स्पेसिफिक अटेंशन दिया गया है जी। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे सर ने बताया, कि
हमने अगर कार्बन मार्केट को देखेंगे, हमको ये समझना जरूरी है, इवन हमारे किसान भाइयों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंप्लायंस एक मार्केट होता है और एक वैल्यूटरी मार्केट होता है। कंप्लायंस में कभी कभी इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मीट करने के लिए। सो कंट्री गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे कंट्री गवर्नमेंट में कंप्लायंस के साथ साथ ऑफसेट जो है वॉलंटरी मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। हम अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीना पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 बेसिकली सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया फेज 1 फेज 2 में। फेज 1 में 6 सेक्टर से 6 सेक्टर से, उसमें एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो हम अगर पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारे ब्रॉडली जो 4 मेन पिलर से कार्बन मार्केट का, एक हो गया आपका जो कंट्री लेवल डोमेस्टिक मार्केट, एक हो गया आर्टिकल 6.2 और तीसरा हो गया आपका आर्टिकल 6.4 एंड फोर्थ जो है जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है। चारों पिलर में हम काम कर रहे हैं। आर्टिकल 6.2 अभी इनिशिएट नहीं हुआ होगा, आर्टिकल 6.4 जो है सीडीएम थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ऑफसेट मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और नेक्स्ट ईयर से हमारा कंप्लायंस मार्केट भी शुरू हो जाएगा। सो हमारे लिए, हमारा जो किसान भाई वो है या अलग सेक्टर फॉरेस्ट्री सेक्टर है, सब सारे सेक्टर के लिए हमारे मार्केट जो आ रहा है इमर्जिंग ट्रेंड लेके आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है। जी बिल्कुल, कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे मनीष जी समझना चाहेंगे, आप डेवलपर और कार्बन डेवलपर और सेलर हैं। ये अगर हम कार्बन की मार्केट की बात करें तो कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, लेमैन लैंग्वेज में आपसे समझना चाहेंगे। जी धन्यवाद मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। जी। तो कार्बन क्रेडिट, आप कुछ भी एक्टिविटी करें जिससे आप 1 टन मतलब 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने से रोकें या एटमॉस्फेयर में जो जा चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से उसको आप एब्जॉर्ब कर लें, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। और जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया कि 2 मार्केट होते हैं, एक है कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट, एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट। तो कॉम्प्लायंस का मतलब है कि किसी बाय लॉ आपको कॉम्प्लायंस मिली है कि आपको क्रेडिट्स परचेस करना है यदि आप अपने टारगेट मीट ना कर सकें जो बेंचमार्क्स आपको दिए गए हैं। जैसे हमारे इंडिया में CCTS स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 22 में लॉन्च हुई है। इसमें काफ़ी सारी अराउंड मोर देन 250 कंपनीज हैं जिन्हें टारगेट मिला हुआ है कि आप 1 टन मान लीजिए स्टील बनाते हैं तो आप X अमाउंट ऑफ टन CO2 एमिट कर सकते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा एमिट कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, आप उससे कम कर रहे हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। दूसरा है हमारा वॉलंटरी कार्बन मार्केट, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे इंडिया में हम देखें तो जोमेटो है, ITC है। ये लोग वॉलंटरीली अपनी कंपनी की क्लीन और ग्रीन इमेज बनाने के लिए ये वॉलंटरीली क्रेडिट परचेस करते हैं। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ये 2 तरीके से 2 मार्केट्स में सेल होता है, कॉम्प्लायंस एंड वॉलंटरी। कॉम्प्लायंस भी इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल कॉम्प्लायंस भी होता है। वॉलंटरी भी इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनियां हैं और नेशनल में भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। अब हम यदि हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, हमारे किसान भाइयों से रिलेटेड यदि हम देखें तो वो कार्बन क्रेडिट कहाँ कहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो जिस टाइप से 2 मार्केट में इस क्रेडिट को सेल किया जा सकता है, वैसे ही 2 तरीके के कार्बन क्रेडिट्स बनते हैं। एक होते हैं रिमूवल बेस्ड कार्बन क्रेडिट, एक होते हैं अवॉइडेंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट। जैसे हम फर्टिलाइजर हैं, जो हमारी फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हम वो फर्टिलाइजर ना यूज करते हुए हम नेचुरल फार्मिंग करें तो हम वो N2O की जो एमिशन हो सकती थी एटमॉस्फेयर में हमारे फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से, तो हमको वहाँ पे अवॉइडेंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट वेरी करता है। $5 से $10 के आसपास में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल टर्मोइल चल रही है उस पर्टिकुलर डोमेन में। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे कार्बन क्रेडिट के प्राइसेस भी, जैसे शेयर मार्केट में रेट ऊपर नीचे होते हैं, वैसे हमारे कार्बन क्रेडिट के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं। जी। एक हो गया अवॉइडेंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट, दूसरे होते हैं रिमूवल बेस्ड कार्बन क्रेडिट। तो जैसे हमारे किसान भाई जो हमारे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है या हमारी जो पराली होती है, उस पराली को जलाने की बजाय उसको बायोचार में कन्वर्ट कर दें और उस बायोचार को हमारी फार्म फील्ड में वापस डाल दें, तो हमारा एक तो फर्टिलाइजर कम लगेगा, हमें पानी कम लगेगा, हमें और भी जो उसमें डिजीजेस जो होती हैं उसमें भी रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हमारी क्रॉप्स का। तो ये बायोचार जो है ये प्योर कार्बन है।
और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन से आपने पेड़ में कन्वर्ट किया या अपनी फसल में कन्वर्ट किया, उस फसल का जो वेस्ट है उसको आपने बायोचार में कन्वर्ट करके अपने फार्म फील्ड में डाल दिया, तो इसमें रिमूवल बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है 1 टन CO2 की वो $150 से स्टार्ट होती है। आपने पेड़ लगाया, जैसे सर ने बताया कि हम पेड़ लगाने वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वापस वही बात हुई कि जो CO2 एटमॉस्फेयर में है उससे आपने पेड़ में कन्वर्ट किया। और जहाँ पे भी हमें खाली जगह मिलती है, जैसे सर ने बताया मेड़ जो होती है हमारी बॉर्डर्स होती है फार्म फील्ड की, उसके ऊपर में हम लगा सकते हैं, हमारे पास जो खाली ज़मीनें हैं उस पर हम लगा सकते हैं, ये हुआ। फिर तीसरा एग्जाम्पल आप देखें एनहांस्ड रॉक वेदरिंग, जिसमें आप बसाल्ट रॉक जो होती है उसको आप क्रश करें और अपनी फार्म फील्ड में डालें, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, और साथ के साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके परमानेंट कैप्चर में भी हेल्प करते हैं। उसकी कीमत हमारी $250 से $300 पर क्रेडिट के ऊपर में जाती है। तो हमारे किसान भाई काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि एमिशंस कम किया जा सके, उनकी एक एडिशनल इनकम भी बने, रुपये भी बचे, और क्योंकि ये क्रेडिट्स ज़्यादातर बाहर विदेश में हम सेल करते हैं, तो हमें एक इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी हमारी कंट्री के लिए इम्प्रूव होता है। तो सभी दूर विन विन सिचुएशन है जी, विन विन सिचुएशन है, जैसे कि मनीष कह रहे हैं। डॉक्टर महाराज, आपसे भी समझना चाहेंगे कि किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है फार्मर्स के लिए। अगर हम उनकी सॉइल की बात करें तो वो भी हेल्दी रह सकती है। किस मकसद के साथ इसको शुरुआत की गई थी? मैडम, आप जो कह रहे हो ये तीनों भी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कंपेंसेट करती है, इंक्लूडेड है कि सॉइल की हेल्थ भी देखना है हमको, किसान की आय भी करना है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग उसको भी डेवलप करना है। आज दुनिया में देखा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है, जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या क्या हो रहा है। लॉस एंजल्स में हमने देखा है, इजराइल में हमने देखा है, पाकिस्तान में हमने फ्लड देखा है, भारत में वायनाड में हमने फ्लड देखा है। सारी चीज़ें डिस्टर्ब, इस मकसद को मेन मकसद यही है कि सारे चीज़ें बैलेंस करना है दुनिया को। तो अब इसमें हमको फार्मर, होता क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो भारत में है तो तकरीबन 54% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं, और 18% GDP जो है भारत का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। तो हम चाहते हैं कि फार्मर जो है तो इसको समझे, खास तौर पे जो मार्जिनल फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, इनको ये बातें समझो। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें 3-4 प्रोसेस होते हैं। पंजीकरण करना पड़ता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। वो करते वक्त फार्मर को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे करे क्या नहीं। तो उसमें जो अभी है तो 2-3 NGOs है, जैसे ग्रो इंडिगो है, वरा है, नर्चर फार्म है और बायोमित्रा है। ये सब जो है अपना अपना काम करते हैं। जब ग्रो इंडिगो क्या करता है, जैसे मनीष सर ने कहा कि अवॉइडेंस जो है कार्बन का अवॉइडेंस करता है, कार्बन को जाने नहीं देता। जैसे पार्ली है, जिससे कि हम राइस और व्हीट, चावल और गेहूं की जो खेती करते हैं उसको ना जलाते हुए पार्ली को जीरो टिलेज की हेल्प से जमीन में वैसे गाड़ा जाए, और बायो उसके इनोकुलेंट है जो कि उसको जल्दी से जल्दी कंपोस्ट करते हैं, जो IRI में मिलते हैं। तो उसके हेल्प से हमको उसको मैनेज करने आता है। तो होता क्या है, मोटा मोटा समझना चाहेंगे तो 1 एकड़ में एक बार जब हम पराली उसको गाड़ते हैं जीरो टिलेज से अंदर फंसाते हैं जमीन के अंदर, तो जमीन की हेल्थ भी अच्छी होती है और ये कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो हम इसको बोलेंगे 1000 किलो कार्बन, मतलब ये कार्बन क्रेडिट मिलता है। ये हो गया अवॉइडेंस, मतलब हमने होने नहीं दिया नुकसान, हमने इसको जलाने नहीं दिया, इसको एनवायरमेंट में आने नहीं दिया। ये एक ऐसी तरह से जो है सो पंजाब में और हरियाणा में ग्रो इंडिगो ने बहुत मेहनत की है स्टेट गवर्नमेंट से मिलके। वहाँ कई फार्मर कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं 2021 से 24 तक, बहुत ज्यादा कार्बन क्रेडिट अर्न किया है। अब ये तो हो गया अवॉइडेंस बेस। हम आगे आएंगे तो वराह क्या करता है, जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था कि मृदा की हालत, सॉइल की हालत अच्छी हो, हेल्थ अच्छी होती, तो वराह जो है एक ये भी NGO है या स्टार्टअप है, ये जमीन में किस तरह से कार्बन कंज्यूम किया जाए, उसको अंदर कैसा लिया जाए, अंदर के डिफरेंट उसके डेप्थ में कैसे कंजर्व किया जाए, उसको सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। तो वो वराह ने किया है। नर्चर फार्मिंग क्या करता है, जैसे हमारे फार्मर आंध्र प्रदेश के हैं और यूपी के फार्मर है, इनको साथ में लेते हुए जैसे कृषि वानिकी में हेल्प करता है। तो हर मेड़ पर पेड़ लगा के पेड़ काटना है। तो एक उदाहरण के तौर पे फार्मर को
पेड़ बेचने के बाद जो आय मिलती है, जो इनकम मिलता है, उसके साथ साथ जितना पेड़ बेचा गया उसके वजन के अनुपात में ये अनुमान लगाया जाता है कि इतने टन कार्बन क्रेडिट इन्होंने रिमूव किया। रिमूवल बेस है, अभी अवॉर्डेंस बेस नहीं, तो इन्होंने हकीकत में रिमूव किया। और इस तरह वो जो जा रहा है फर्नीचर में, जो वुड्स में जा रहा है, वो तो परमानेंट उसमें ही जाएगा, वापस से साइकिलिंग में नहीं आएगा जी। तो बाम्बू बेस्ड फार्मिंग, बाद में फिर ये एग्री फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी बेस्ड फार्मिंग से फार्मर को अपनी इस आय के साथ साथ कार्बन क्रेडिट मिले हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है, और इस तरह से ये तीनों चीजें भी फार्मर करते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। तो हमने जाना कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग या ट्रेडिंग की जा सकती है। डॉक्टर सारंगी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें तो ज़ीरो एमिशन एक टारगेट है सरकार का, उसके लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। उसमें से ये भी एक कदम है कि फार्मर्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि इस तरह की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें जिससे कि एनवायरनमेंट में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस हैं वो कम से कम रहें और रिड्यूस हो सकें। बिल्कुल। ये जो हमारा नेट जीरो एमिशन टारगेट है, इसलिए पहले तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि हमारा अगर एमिशंस देखा जाए इंडिया का 7% है ग्लोबल शेयर जो है, और इसमें क्यूमुलेटिव एमिशंस देखेगा तो इट इज 3 to 4%। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि देन कार्बन मार्केट का रोल क्या है। सो कार्बन मार्केट का जो रोल है बेसिकली हमारे कंट्री के लिए इट इज नॉट ओनली फॉर मिटिगेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मनीष जी ने बताया, सर ने भी बताया कि जो रिमूवल बेस्ड प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, बिकॉज जितने ऑलरेडी आपका रिलीज हो चुका है, एमिट कर चुके हैं CO2 एटमॉस्फेयर में, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कार्बन बजट के लिए इसका इम्पैक्टफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कार्बन क्रेडिट का, कार्बन फार्मिंग का बात हो रहा है, वो मिटिगेशन से आगे है, क्योंकि ये लाइवलीहुड जनरेट करता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ग्रो करता है, तो ये सारे चीज़ें है। बट इसमें एक चीज़ हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मनीष जी ने बताया था कैप एंड ट्रेड जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है, और हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो क्रेडिट बेस्ड मैकेनिज्म है, सो प्रोजेक्ट एंड क्रेडिट बेस्ड मैकेनिज्म। उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है, जैसे मेहराज सर ने अभी बताए थे कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कार्बन क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। तो बहुत सारे किसान भाइयों को हमें समझ में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि छोटा फार्मिंग है, मेरा छोटा एरिया है, तो मैं कार्बन क्रेडिट कैसे उसको जनरेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए बिकॉज कार्बन क्रेडिट का एक मिनिमम प्रोजेक्ट का साइज जो होता है वो 1000 एकड़ होना चाहिए, हेक्टर्स होना चाहिए इनफैक्ट, सो 1000 हेक्टर होना चाहिए। तो इसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे फार्मर की तरफ से आइदर यू फॉर्म ए कोऑपरेटिव, और जैसे अपना रजिस्ट्रीज है दे आल्सो कम अप विद एग्रीगेटर, सो एग्रीगेटर से वो छोटे छोटे फार्मर्स को मिला के कोऑपरेटिव बना के, सो दे मेक की एक लैंड जो एरिया है मिनिमम जो आपको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए वो एलिजिबल है, पहला चीज है। दूसरा वो एलिजिबिलिटी में हमारा एक सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा की बात है वो है एडिशनलिटी, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। जैसे सपोज आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा प्रूव करने के लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं व्हिच इज नॉट सस्टेनेबल, आपने सस्टेनेबल की तरफ जा रहे हैं, देन इट बिकम्स इजियर। तो वो एडिशनलिटी को प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी भी प्रिस्क्राइब किया गया है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑफसेट जो लाया है लिस्ट ऑफ सेक्टर्स, इसमें भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सपोज बायोचार का जो जिक्र किया मनीष जी ने, उसके लिए स्पेसिफिकली व्हाट ए फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर शुड डू प्रूव करना चाहिए कि एडिशनलिटी है। तो ये सारे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स के दिमाग में आता है कि मेरा तो फार्मिंग लैंड जो है छोटा साइज है, सो मैं शायद एलिजिबल नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है। सो देयर आर मैकेनिज्म्स, सो मैकेनिज्म को फॉलो करें तभी वो जो उनका जो लैंड साइज है दैट आल्सो कैन बी पार्ट ऑफ द लार्जर प्रोजेक्ट, बाय यूजिंग दैट दे कैन आल्सो गेट। जी, तो अगर आपकी ज़मीन का साइज छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। बहुत अच्छे से बताया अभी डॉक्टर सारंगी ने। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के साथ तो हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं? काफ़ी कितना पुराना ये कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ कितना लोग इसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं?
जी, तो ये जैसे हमारे स्पीकर्स ने बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि सारे डेवलप नेशन रिस्पॉन्सिबल हैं ये जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और सारे डेवलप नेशंस को अपनी एमिशंस कम करने चाहिए। यदि वो कम ना कर पाए तो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन जो हैं, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या अफ्रीकन नेशंस जो हैं, इसमें जो भी हम एमिशंस कम करने वाले या रिमूव करने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके ऊपर में हम कार्बन क्रेडिट इशू कर सकते हैं, और वो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसे परचेज करके अपने टारगेट मीट कर सकती है। तो ये सन 2005 से लगा के 2020 तक चला। उसके बाद में गोपाल जी ने जैसे बताया कि पेरिस एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है, जिसमें ईयर 2021 से, हालांकि 2015 में साइन हुआ था, लेकिन ईयर 2021 से सारे नेशंस, पहले डेवलप्ड नेशंस ही रिस्पॉन्सिबल माने गए थे, लेकिन अब डेवलपिंग नेशंस, छोटे नेशंस, बड़े नेशंस, सारे नेशंस को अपने एमिशंस कम करने हैं पेरिस एग्रीमेंट में, और वो यदि अपने टारगेट मीट ना कर पाए तो किसी दूसरे नेशन से कार्बन क्रेडिट्स परचेज करके अपने टारगेट मीट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो आपने पूछा कि ये मार्केट जो है ये ईयर 2005 से स्टार्ट हुआ है। 2005 से लगा के 2015 तक करीब करीब क्योटो प्रोटोकॉल में काफ़ी ट्रेडिंग हुई। इंडिया में पिछले 20-25 सालों में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के आसपास प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज ने बेच के रेवेन्यू अर्न किया है। और अब जो है थोड़ा हमारे पास में 4 मार्केट हम बोल सकते हैं जहां पे हम कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट, जिसमें आर्टिकल 6.2 कार्बन मार्केट है या आर्टिकल 6.4 कार्बन मार्केट है। आर्टिकल 6.4 को हम PACM भी बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। जैसे गोपाल जी ने बताया, सर ने बताया कि पहले जो मैकेनिज्म का नाम था वो CDM था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो आर्टिकल 12 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल था। अब आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के मार्केट को PACM एंड आर्टिकल 6.2 मार्केट बोलते हैं। ये हुआ इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट। फिर हमारे यहाँ का खुद का नेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट जो बन गया है CCTS के नाम से, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। फिर इंटरनेशनल वॉलंटरी मार्केट की बात करें, उसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, और काफ़ी सारे। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक कुछ टाइम पहले एक मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम है ऑफसेट मैकेनिज्म। तो हम इंडिया में भी हम हमारे क्रेडिट्स विद इन नेशनल वॉलंटरी बायर्स हम इसको बेच सकते हैं। तो ऐसे 4 मार्केट हैं। तो हमारे जो सेलर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमें पहले ये चूज करना होगा कि इन चारों डोमेन में से किस डोमेन में हमें अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके लिए कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस बड़े अच्छे से अवेलेबल है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कार्बन क्रेडिट रहा है ईयर 2005 से लगा के 2025 तक। लेकिन मेजरली हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं, सोलर प्रोजेक्ट, विंड, हाइड्रो, बायोमास, बायोगैस, ये सारे प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट हमने सबसे लार्जेस्ट सेल किए हैं इंडिया ने, तो लार्जेस्ट सप्लायर रहा है। अब हमारे इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अवॉइडेंस और रिमूवल दोनों प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और 4 मार्केट है, पहले एक ही मार्केट हुआ करता था जो क्योटो प्रोटोकॉल का था, लेकिन अब 4 मार्केट में हमारा प्रॉपर अवेयरनेस रह के प्रोजेक्ट्स डेवलप करके रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और ट्रेडिंग करके हम काफ़ी हेफ्टी अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट इंडिया में ला सकते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग करके। इससे काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी इंडिया में अर्न कर सकते हैं। दूसरा, हमारे इंडिया के खुद के एमिशंस कम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का। और हमें भी जैसे आपने पूछा था कि हमें नेट जीरो बनना है, तो हमारा नेट जीरो बनने का टारगेट है ईयर 2070। क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है तो हमें थोड़ा लिबर्टी रहना चाहिए। सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज ने बोला है वो 2050 तक बनना चाहते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट 2060 बोलती है और हम 2070 बोलते हैं, क्योंकि हमें समय चाहिए। हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमें एकदम से हम एमिशन कम करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे भी खुद के एम्बिशंस हैं एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए। तो ये काफ़ी सारे मार्केट्स हैं। प्रॉपर अवेयरनेस और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और मार्केट्स की इम्प्लीमेंटेशन करके अवेयरनेस रह के हम काफ़ी बड़ा अमाउंट, प्लस इंडिया का जैसे मैंने बताया कि 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, हमारा खुद का भी टारगेट है नेट जीरो बनने का, जिसे हम NDC टारगेट बोलते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। वो भी हमें कम करना है, प्लस हमें बेचना भी है क्रेडिट्स। तो दोनों का मिक्स करके
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 14 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बोली है जो इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट में बेची जा सकती है, जिसमें CBG है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, फिर हमारा क्लीन कुकिंग है, वो वाले प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, और बाकी जितनी 12 टेक्नोलॉजीज है वो थोड़ी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऑफशोर विंड है या सोलर थर्मल पावर जनरेशन है या रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेजेस हैं। तो ये थोड़े से हाई स्केल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन जैसे मैंने बायोचार बताया, या एनहांस रॉक वेदरिंग बताया, या एग्रीकल्चर अपना फॉरेस्ट्री एफॉरेस्ट्रेशन रिफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हुए, तो ये इस कैटेगरी में आ गए। क्लीन कुकिंग हम हमारे ज़्यादातर किसान भाई जो हैं या हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो अपना खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लकड़ी यूज़ करते हैं, और बहुत जगह गैस है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, लेकिन फिर भी आप देखें तो लकड़ी क्योंकि एक फ्री फ्यूल है उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम एनर्जी एफिशिएंसी लाके एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव्स या बायोगैस प्लांट्स जो गोबर गैस प्लांट्स हैं उसको हम यूज करें तो उस पर भी हम कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट में सेल किए जा सकते हैं। और तीसरा है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, क्योंकि हमारा बहुत सारा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू निकलता है, उस एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे ब्रिकेट बना सकते हैं, पैलेट बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स में कार्बन क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। तो इंडिया फर्स्ट या लार्जेस्ट सप्लायर रहा है कार्बन क्रेडिट का रिन्यूएबल एनर्जी में। अब हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि हमें फॉरेस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें ब्राजील और इंडोनेशिया नंबर 1 सप्लायर हैं कार्बन क्रेडिट्स के, हमें इस डोमेन में भी अवेयरनेस लाके प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे, जैसे गोपाल जी ने बताया कि इसमें एग्रीगेटर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास में जमीन छोटी छोटी है, 1 बीघा 2 बीघा 5-10 बीघा, तो उसमें प्रोजेक्ट्स में माइक्रो क्रेडिट्स निकलते हैं, 5 क्रेडिट 10 क्रेडिट, तो एक किसान भाई उसको करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो एक एग्रीगेटर या NGOs हैं या FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आगे बढ़े और एग्रीगेटर बने, प्रोजेक्ट्स आगे ले चलें। और इसमें यदि दिक्कतें आती हैं क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जैसे सर ने बताया थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, 1 से 2 साल लग जाता है कभी कभी, फिर हमें वेरिफिकेशन कराना है, फिर हमें बायर ढूंढना है, उसे क्रेडिट सेल करना है, सक्सेसफुली रुपए हमारे बैंक अकाउंट्स तक लाने हैं, तो ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन प्रॉपर फोकस के साथ में हम करें तो इसमें 100% सक्सेस निश्चित है। जी बिल्कुल मनीष, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कार्बन क्रेडिट्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं और कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि आपने बताया। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर महराज, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डिप्टी कमिश्नर हैं और आपने खास तौर से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर हम फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, क्या इजीली ये आसानी से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जो हम बात कर रहे हैं, इतना आसान है उन प्रैक्टिसेस को अपनाना? नहीं तो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ही वो करना चाहते हैं। और दूसरा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कैसे एलिजिबल हैं कि नहीं? जैसे कि अभी डॉक्टर सारंगी ने कहा कि अगर लैंड छोटी है तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है, असिस्ट किया जा सकता है फार्मर्स को? मैडम जी, इसमें सिंपल सी बात है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है, और जो अवेयरनेस की बात है तो अपना हमारे देश में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि ट्रेनिंग। तो अभी जो ट्रेनिंग्स है फार्मर्स तक पहुंचने के लिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर KVKs होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, और वो जो KVKs होते हैं और तालुका स्तर पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इनके साथ फार्मर मिलके फार्मर इन बातों को समझे कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, एक्रेडिटेशन क्या होता है, और हमको पंजीकृत मतलब क्यों करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि बताया जाता है कि एक बेस लाइन होती है, जैसे हम बोलते हैं उसको बेंचमार्क बड़े जिसमें, लेकिन जब हम खेती में आएंगे तो एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन का मतलब कि आज के तारीख में हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या कैपेसिटी है, फिर आने वाले 2 सालों में 3 सालों में हमने जो प्लान किया है उसमें फिर हमने कितना कार्बन बचाया, कितने ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन से रोके, और किस तरह से हमने ग्लोबल मतलब GHG रोकने में
और कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करने में रोल निभाया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस समझने के लिए बहुत से ऐप भी खुले हैं जी। बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। अब हम सरकारी स्तर पे आते हैं, शासन के स्तर पे आते हैं, तो नाबार्ड जो है IRI के साथ में मिलके, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूसा में, ये दोनों इंसेंटिव्स देते हैं फार्मर्स को और कैपेसिटी बिल्डिंग खड़ा करते हैं। अभी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें आता है, जुरिडिक्शन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो हर स्टेट जैसे कि हरियाणा और पंजाब बहुत आगे आके फार्मर में अवेयरनेस ला रहे हैं और ग्रो इंडिगो के साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उस तरह से कलेक्टर फार्मिंग होती है। सारे फार्मर एक जगह पे आते हैं, ग्रो इंडिगो इनको एक जगह पे कंपाइल करते हैं और इनका एक साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है और वेरा है, ये लोग वैलिडेशन और एक्रीडेशन करते हैं जी। उसके बाद एक बार प्रमाणित हो गया है कि ये कार्बन क्रेडिट कंजर्व करने की प्रोसेस कर रहे हैं, कंज्यूम करने की या ऑफसेट करने की प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको फिर सैटेलाइट के थ्रू, जैसे भूमित्रा जो है तो सैटेलाइट के थ्रू वहाँ से देखा जाता है, AI का भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर और वहाँ से सब मॉनिटरिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ केस स्टडीज ऐसे हुए हैं कि लोगों ने जब ये रजिस्ट्रेशन किया तो IRI के कुछ साइंटिस्ट गए, उन्होंने फील्ड पे देखा कि सच में इन्होंने जीरो टिलेज किया है क्या और कहाँ कहाँ किया है। तो वही जो जीरो टिलेज किया था फार्मर्स ने, उसको सैटेलाइट के थ्रू वापस चेक किया गया तो आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन आया है, तकरीबन 95 to 96% मैच आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जाकर देखने के एक्सपेंसेस है, सारे बच सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके, बाद में सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके, AI बेस्ड टूल का इस्तेमाल करके हकीकत में सच में कितना हो रहा है। और AI आज इतना आगे जा रहा है तो कितना कार्बन इन्होंने कंज्यूम किया है AI के अपने एक टेक्नोलॉजी से हम मैप कर सकते, तो फार्मर के लिए इजी हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है कि FPO जो बनाए हैं भारत सरकार ने, तो 10,000 FPO का टारगेट था, तकरीबन 7,000 FPO तो बन गए। FPO को अपना भारत सरकार 18 लाख रुपए का लोन देती है, इंसेंटिव्स देती है कि वो अपने एक्टिविटीज कराए और एक जगह पे आने के बाद फिर सारे फार्मर मिलके कुछ ना कुछ एक अच्छा सा प्लान करे। तो FPO एक बहुत अच्छा बड़ा विजन से बनते आया हुआ है। तो फार्मर्स को किस तरह से सुविधा मिलेगी, तो अब ये रही बात सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की। फार्मर जो बोल कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस आपने जो पूछा था, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं जिसमें इसकी शाश्वती होती है कि जो कृषि की वजह से जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं इसमें कोई नुकसान ना हो। जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जिसमें हम बाद में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, इसमें गोबर खाद भी डालते हैं, उसके साथ में जीरो टिलेज करते हैं, डायरेक्ट सोइंग करते हैं, उसके बाद अल्टरनेटिव वेटिंग डाई मेथड करते हैं, कृषि वानिकी करते हैं, उसके साथ साथ एनिमल रेज करते हैं, पोल्ट्री रेज करते हैं। तो ये सब पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सारे फार्मर एकदम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ फार्मर आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जैसे कि IFS एक होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हर रीजन के लिए, भारत में कई रीजन है, कई तरह के मौसम है, कई तरह के उनकी इकोलॉजी है, उस हिसाब से IRI ने, ICAR ने बहुत मेहनत करके बनाया है। और निकरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट के अनुसार फ्लड में कौन से वैरायटीज लग सकते हैं, हीट वेव को कौन से वैरायटी सस्टेन कर सकते हैं, टू रेनफॉल में जो गैप है उसको कौन से वैरायटी सस्टेन कर सकते हैं, हेवी रेनफॉल को कौन से वैरायटी सस्टेन कर सकते हैं। ये सारे मतलब उसको ये करके उसके रिसर्च करके उसको रिलीज किया है फार्मर की सुविधा के लिए। हर जगह पे अपने अपने वहां पे अवेलेबिलिटी है फार्मर के लिए, लेकिन फार्मर को जानकारी लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। और भारत सरकार जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग का काम कर रही है फार्मर के वास्ते। और किसी को भी आना है तो आज भारत में कई प्राइवेट स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, NGO अपने प्रोग्राम रखते हैं। उस प्रोग्राम में उन्होंने फार्मर को अलाउ किया है और वो ट्रेनिंग देते हैं उनको कि किस तरह से पंजीकृत करना है, किस तरह से इकट्ठा आना है। और वो ये भी अलाउ करते हैं कि आपकी खेती 1 हेक्टेयर से भी कम है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप भी आ सकते हो इसके अंदर। तो फार्मर को क्या हो जाएगा कि एक तरह से आय तो उनको अपने क्रॉपिंग से मिल ही रही है, ये एक्स्ट्रा वाली, ज्यादा वाली आय मिलेगी उनको, तो डबल
हैप्पीनेस आएगा और हमको क्या होगा कि हमारे देश की जो प्रतिमा है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी कि इतना बहुत देश कृषि प्रधान देश है और इतना पॉपुलेशन है और इतना फूड रिक्वायरमेंट है, इसके बाद भी भारत के किसान भाई जो है तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं और कार्बन क्रेडिट में पार्ट ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और एक सुंदर अवसर है सारे किसान भाइयों के लिए कि इसमें आने के लिए। जी डॉक्टर सारंगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जिनके पास लैंड छोटी है उनको लगता है कि उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा कार्बन क्रेडिट जनरेट करने से, तो जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, जिनके पास 1 या 2 बीघा ज़मीन है, क्या वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे उठा सकते हैं? या सिर्फ जो खेती किसानी कर रहे हैं क्या उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है जिनके पास लैंड नहीं है? ये आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि एग्रीगेटर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहता है। सो एग्रीगेट करके जितने छोटे छोटे फार्मिंग लैंड से उसको आप एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट चाहिए एक प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस तरह से हम ला सकते हैं। बट उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक जो कार्बन क्रेडिट है, एक कार्बन क्रेडिट जैसे मनीष जी ने बताया कि ये रिड्यूस करता है 1 टन ऑफ CO2। बट उन्होंने भी ये बताया कि 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि रिमूवल अवॉइडेंस। रिमूवल प्रोजेक्ट्स जो है बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट है बट उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो एक कार्बन क्रेडिट हम जो बोलते हैं रिड्यूस हुआ है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। एक्चुअली उसका एक तरीका है, मतलब हम बोलते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट अगर रियल है, एडिशनल है, परमानेंट है, सो रियल, एडिशनल, परमानेंट, तभी आप मानते हैं कि वो कार्बन क्रेडिट का वैल्यू है। अभी प्रॉब्लम हर जगह पे, जैसे रियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, आपको लग रहा है कि टेम्पोरली वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया है, बट नेक्स्ट ईयर वो प्रोजेक्ट चला गया। सो इसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग MRV सिस्टम जरूरी है। एडिशनल मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट जो बेसलाइन क्रेडिटिंग प्रोजेक्ट हम बोलते हैं, जैसे मनीष जी ने बताया कि 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो कैप एंड ट्रेड है जिसमें हमने भी इंडिया ने 9 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया गया जिसमें ऑलरेडी एडिशनलिटी प्रूव है। सो आपको मालूम है कि ये सेक्टर में बहुत सारे स्कोप है रिड्यूस करने के लिए। बट जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है ऑफसेट स्कीम से, उसमें एक्चुअली एडिशनलिटी को प्रूव करना पड़ता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये जो बिजनेस एज यूजुअल अगर होता है ये प्रोजेक्ट नहीं लगता। तो प्रोजेक्ट के थ्रू में आपने एडिशनली एक्स्ट्रा कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। वो एडिशनलिटी को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स है, जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म है, बट 2 जो मेन मैकेनिज्म है, जैसे एक है कि रेगुलेटरी सरप्लस टेस्ट। तो जैसे एलिजिबिलिटी का मैंने पहले बात करा था कि एक प्रोजेक्ट एलिजिबल है या नहीं है, उसका काफ़ी सारे क्राइटेरिया है। अगर आपको सपोज आपको एक लॉ, पर्टिकुलर कंट्री का लॉ बोलते हैं आपको करना है, तो आप बोलेंगे मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कार्बन क्रेडिट उसी इसमें दे दीजिए, वो नहीं होगा क्योंकि लॉ आपको बोल रहा है करने के लिए। अगर कोई लीगली प्रेस्क्राइब्ड सेक्टर है, एक्टिविटी है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट होता है, उसमें पर्टिकुलर इसी टेस्ट में हम अभी दावा करें कि हमारे जो कंट्री के लिए कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट जो यूजुअल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज है, हेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, दे शुड नॉट अप्लाई सेम कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट फॉर अस। कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट ये है कि आपने अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये कॉमन नहीं, अनकॉमन है, इट्स न्यू, राइट। सो ये आपका एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है। और बियॉन्ड दैट जैसे आपने पूछा कि अभी मिनिमम थ्रेशोल्ड्स डिफाइन है कि आपको मिनिमम एरिया अगर लैंड नहीं होगा तो आप प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट आपका जो वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, ऑल दीज का मैकेनिज्म है, थर्ड पार्टी ऑडिटर है। सो ये प्रोसेस पूरा 24 आवर्स, 18 से 24 मंथ्स लग जाते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसमें पैशंस के साथ हम उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट जो एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट आपने फॉलो किया तो आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। मनीष जी, आप कार्बन डेवलपर और सेलर हैं। हमारे किसान भाइयों को हम जानना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर जिनके पास कम ज़मीन है, 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, या जो सिर्फ खेती किसानी करते हैं, वो कैसे कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि आपने पहले ये बताया कि कुकिंग प्रैक्टिसेस है या फिर ट्री प्लांटेशन है, इससे भी क्रेडिट जनरेट किया जा सकते हैं। फिर भी आप लेमैन लैंग्वेज में एक बार बताइए कि कैसे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
हाँ जी। तो हमारे जैसे पहले भी मैंने बताया कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चरल या हमारी रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड किए जा सकते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंट चूल्हे हम यूज़ करें जो हम खाना बनाने के लिए, जिसमें 50% लकड़ी कम लगती है। अभी तक हम करीब करीब 20 लाख घरों तक ये प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। तो जो हमारे नॉर्मल चूल्हे होते हैं, या आप 3 पत्थरों पे खाना बनाते हैं, 3 पत्थर रख के या ईंट रख के बनाते हैं, या हमारे जो मिट्टी से बने हुए चूल्हे हैं उस पर खाना बनाते हैं, तो हमें करीब करीब 5% के आसपास ही थर्मल एनर्जी मिल पाती है जिससे हम खाना बनाते हैं। 95% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंट चूल्हे हम यूज़ करें, वो एनर्जी एफिशिएंट चूल्हे से अराउंड 50% वुड कम लगती है, 70 to 80% स्मोक कम हो जाती है। तो वो जो वुड कम लग रही है उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम जाती है, उस पर हम कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उसी टाइप से यदि हम पानी पीते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन राइट है कि ज़ीरो इकोली वाटर हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, हम पानी गर्म करके पीते हैं, तो उसमें यदि लकड़ी जो यूज़ हो रही है वर्सेस हम यदि जो वाटर फिल्टर्स होते हैं आइदर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले या ग्रेविटी से चलने वाले, हम उसे यूज़ करें, उस पर हम कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हम कंपोस्टिंग करते हैं, हम जो हमारा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है या कैटल से जो भी हमारा वेस्ट आता है उसको हम कंपोस्ट बनाते हैं, उस पर हम कार्बन क्रेडिट क्लेम करते हैं, क्योंकि उससे जो डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से जो मीथेन एटमॉस्फेयर में जाने वाली थी हम उसको रोकते हैं, तो हम कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हम गोबर गैस प्लांट लगाते हैं जिससे मीथेन एटमॉस्फेयर में नहीं जाती है, और हम उस मीथेन गैस जो बायोगैस जिसे हम बोलते हैं उससे हम खाना बनाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस पर हम कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फिर हमारे पेड़ लगाएं हम हमारे फार्म फील्ड पे, उस पे हम क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर में कार्बन क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, और ये सारे माइक्रो क्रेडिट्स निकलते हैं। जैसे गोपाल जी ने बताया, इसमें एग्रीगेटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस हमारे गवर्नमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेट गवर्नमेंट पे हमें इस टाइप की पॉलिसीज, एग्रीगेटर पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसे मेरा आप सबने बताया कि FPOs होते हैं हमारे, उनको हम बराबर एजुकेट करें, वो क्योंकि फार्मर्स 10,000, 5,000, 20,000 फार्मर्स के साथ में बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, और यदि बराबर हैंड होल्डिंग होता है NGOs और FPOs के थ्रू, तो ज़रूर माइक्रो क्रेडिट्स जिसको बना के हम ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स 5,000, 10,000 या उससे ज़्यादा बड़े क्रेडिट के प्रोजेक्ट्स बना सकें, तो हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी इसकी कीमत पा सकते हैं। और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ये कार्बन क्रेडिट जो है उसका एक रेसिडुअल और बाई प्रोडक्ट की तरह मानिए। हम यदि बायोचार यूज कर रहे हैं तो हमारा फर्टिलाइजर कम लगेगा, तो हमारे रुपए बचेंगे जी। लकड़ी कम यूज कर रहे हैं तो हमें जंगल कम काटने पड़ेंगे या लकड़ी कम खरीदनी पड़ेगी, उससे हम पैसे बचा रहे हैं जी। हम वाटर फिल्टर्स यूज कर रहे हैं या हम पेड़ लगा रहे हैं तो उससे टिम्बर बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, वो हमारे लिए फायदा है। तो ये सारे फायदे प्राइमरी काफी ज्यादा हैं। सेकेंडरी फायदा जो है हमारा कार्बन क्रेडिट, तो ये 2 फायदे मिलके छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को भी क्लब करके बड़ा बना सकते हैं और बड़ा रेवेन्यू हम उससे अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर महराज आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं जब हम इस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं फार्मर्स से, या हम कार्बन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? ये जो क्षेत्र है मैडम, एक थोड़ा सा हमारे पास 2019 से ही चालू हुआ है, तो नीचे रूट लेवल तक जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब जो सोशल मीडिया है, ऐप है और स्टार्टअप्स है, NGO, इसकी वजह से उतना जो पुराने जमाने में होता था कि बहुत देर लगेगी, इतना दूर भी नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी फैलेगा। लेकिन फिर भी एकदम नया होने से 2019 से शुरू हुआ है, 2024 में तकरीबन मतलब कार्बन एग्रीकल्चर में कार्बन मार्केट अपना ये बना रहा है, पहचान बना रहा है। तो जब ये एक टारगेट भी है मैडम कि 2030 तक $8 बिलियन हमको तकरीबन, या $10 बिलियन हमको अर्न करना है इंडिया में, इस तरह का एक टारगेट है जी। तो इसके हम आगे जब जाएंगे तो चैलेंजेस ये है मैडम, सिंपल कि भारत सरकार, जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का है, वो भी इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा है। तो वो काम करते हुए तो उसने कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको पार्टिसिपेट किया है, और इंटरनेशनल बैंक्स जो है जैसे ADB है उनको अंदर पार्टिसिपेट किया है।
बाद में नाबार्ड जो अपने पास बड़ा बैंक है अपने भारत का सबसे अच्छा एग्रीकल्चर में, उनको ये किया है, पार्टिसिपेट किया है। और कृषि मंत्रालय भारत सरकार का, इस तरह से 4-5 लोग मिलकर हमेशा कई मीटिंग्स लिए हैं, डिस्कशन किया है और वे आउट फाइंड आउट करने के लिए वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड से भी उसमें उनको भी उसमें शामिल रखा है। ये 5 लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आगे ये जो चैलेंजेस है किस तरह से कम किया जाए और ले मैन जैसे आप बोलते हो या फिर नीचे के किसान भाई जो की खेती ही करते हैं और जो ऐसी टर्मिनोलॉजी जानते नहीं कि एक्रेडिटेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, तो इनको भी समझ में आ जाए, इसलिए भारत सरकार ने इस बार अपने तरफ से 11 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं प्रायोगिक स्तर पर भारत में, पूरे भारत में हर तरह से। जैसे कि अब हमारे समझ में तो आता है कि कृषि वानिकी में हमने कुछ पेड़ लगाए और पेड़ काटे तो दिख रहा है कि कार्बन है जी, जैसे बायोचार है तो दिख रहा है कि कार्बन है जी, बायोफ्यूल है तो दिख रहा है कार्बन है। लेकिन अब जब सादी खेती करेंगे हम तो जैसे पार्ली नहीं जला रहे तो दिख रहा है कि पार्ली उसमें कंपोस्ट हो रही है। लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जैसे कॉटन कर रहे हैं हम, सब कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, तो इसके लिए मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जी। तो एग्रीकल्चर का मेथोडोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि ये एग्रीकल्चर पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वर्षा पे डिपेंड है जी। तो वर्षा के फिर मेथोडोलॉजी जो होती है एक बार पंजीकृत हो जाती है तो मेथोडोलॉजी के उसके अनुसार ही जो भी चीजें आती है उसमें ही मेजर किया जाता है सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो शासन ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की कि 11 पायलट प्रोजेक्ट दिए अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि कोस्टल एरिया में दिए, जैसे कि मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल जो सॉइल साइंस में जमीन के अंदर दिए, जैसे कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे कटक में दिए, जैसे मोदीपुरम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है तो वहां दिया। तो जिस तरह से अलग अलग जो हमारे जोन्स है वहां पे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दिया। और ये प्रायोगिक स्तर पे जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वापस जब उभर के आएंगे तो और भारत सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देंगे जो कि इंटरनेशनल एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करने के पहले वो समझ जाए कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर तो महराज, ये सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छी पहल है मैडम जी। बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर महराज, डॉक्टर गोपाल, मनीष, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कार्बन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर की और किस तरह से फार्मर्स, हमारे किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हमने जाना। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और आज के हमारे पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।